नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आज हमारे बीच पढ़ाई पाठशाला के स्टूडियो में लौ कुमार जी उपस्थित हैं। लौ कुमार दिल्ली सरकार में पीजीटी हिंदी के पद पर चयनित हैं। आज हम इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे कि ये सफलता इन्होंने कैसे ग्रहण की तथा इनके इनके परिचय देते हुए मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो लौ कुमार जी का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक परिचय यह भी है कि यह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से शोधार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं और हिंदी विषय में पीएचडी कर रहे हैं तथा इसके साथ ही यह दिल्ली सरकार में पीजीटी पद पर चयनित हैं। और लौ कुमार दृष्टि पब्लिकेशन की नेट जेआरएफ की जो पुस्तक सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के पास मिल ही जाती है, तो उस दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक को लिखने में एक बड़ी भूमिका लौ कुमार जी की रही है। तो लौ कुमार को हम विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें समय दिया। और इनके बारे में और भी बात करें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है इनके बारे में, लेकिन हम कुछ ही चीजों को बताएंगे कि अभी लौ कुमार जी ने यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए भी साक्षात्कार दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये दिल्ली में ही इन्होंने रहना तय किया। साथ में इनका नेट जेआरएफ की परीक्षा में जेआरएफ है तथा यह अपने कॉलेज के जीवन में विश्वविद्यालय के जीवन में लगभग 50 से अधिक डिबेट्स में निर्णायक की भूमिका अदा की है तथा लगभग ठीक से हम याद करें तो 500 के करीब या 400 के करीब खुद डिबेट के हिस्सा रहे हैं तथा इन्होंने लगभग 1.5-2 साल किसी विशेष संस्था में पढ़ाया भी है। इन सभी उपलब्धियों के बारे में हम बातचीत करेंगे तथा आइए अब हम इनकी सफलता के बारे में बात करें कि DSSB की तैयारी इन्होंने कैसे की, आने वाले समय में जो परीक्षाएं होनी है, इस वर्ष जो परीक्षा DSSB पीजीटी हिंदी की होनी है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कैसे करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लौ जी हमारे स्टूडियो में। और तमाम सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो उनकी उत्सुकता रहती है कि हम भी जिस पद पे आप चयनित हुए हैं उस पद पर हम कैसे बैठे, कैसे हम अपने आप को एक कुशल शिक्षक के रूप में देखें। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम लौ जी से इनका परिचय जानेंगे, तो अगली आवाज लौ की। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस बातचीत में आमंत्रित करने के लिए। आपने परिचय काफ़ी कुछ दे ही दिया है। औपचारिकता निभाते हुए मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम लौ कुमार है। मेरी जो पैदाइश है वो दिल्ली की है, बाकी मेरा पूर्वजों का घर बिहार सिवान है। शिक्षा दीक्षा मेरे दिल्ली से ही हुई है। स्कूली जीवन भी मेरा दिल्ली में ही बीता है। बीए की पढ़ाई मैंने हिंदू कॉलेज से की है जी। अपनी एमए की पढ़ाई हंसराज कॉलेज से की है, अरे वाह। हिंदी में ही। दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपनी एमफिल पूरी की है और अभी मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी का शोधार्थी हूँ। हज़रत द्विवेदी के उपन्यासों पर मेरा शोध विषय है। और अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार के विद्यालय में एज एक पीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत बहुत बढ़िया विषय है। तो आपने जब अपने पढ़ाई के दौरान जब आप थे तो क्या आपका जो लक्ष्य था वो एक शिक्षक बनना था या फिर कुछ अन्य की भी आप सोचे थे कि नहीं मुझे यहाँ तक जाना है? कैसे सोचे कि मुझे शिक्षक ही बनना है और ये इस पद पर जब चयनित हुए हैं तो क्या पूर्वानुमान था या पहले से तय था कि हाँ मुझे शिक्षक ही बनना है या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के निम्न मध्यवर्गीय परिवारों का सोच एक जैसी होती है। या तो अधिकारी बनने के सपने देखते हैं या वो शिक्षक बनने के सपने देखते हैं, जो कि एक सम्माननीय नौकरी है,
जी। और उसमें हम सभी मानते हैं कि हम भविष्य का निर्माण करेंगे, हम्म। कुछ समाज को सार्थक दे पाएंगे। तो यही उद्देश्य बचपन में मेरा भी रहा है। सपने रहे कि शिक्षक बनेंगे। वह सपना मेरा कॉलेज का शिक्षक बनने का हमेशा से रहा है। स्कूल जीवन के बारे में कभी नहीं सोचा, पर ये एक ऐसी तैयारी थी जिसका अवसर मिला और मैंने मौका बुनाया। बाकी आगे जीवन में और भी बहुत कुछ करने की योजना है, पर एक शिक्षक कर मुझे हमेशा से पसंद है और मैं कह सकता हूँ मैं अपने पसंदीदा नौकरी में हूँ। वाह सर, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। हम बात कर रहे हैं अभी लौ कुमार के बारे में, जो दिल्ली सरकार में पीजीटी हिंदी पद पर चयनित है। तमाम सारे जो साथी विद्यार्थी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए सार्थक सिद्ध होगा। अब हम पीजीटी हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे कि यह परीक्षा कैसी परीक्षा है, इसके पैटर्न क्या क्या है, इसके विषय में हम लॉ जी से जानेंगे। तो लॉ, आप ये बताएं कि जो DSSB पीजीटी की परीक्षा होती है उसका पैटर्न क्या है? जी, एक बहुप्रतीक्षित परीक्षा है और देश में एक सम्मानित नौकरी है शिक्षक के लिए। अगर हम बात करें खासतौर पर पीजीटी के लिए, इसका पैटर्न लगभग आप देखेंगे तो 2 पेपरों में ये परीक्षा ली जाती है। पहला जो पेपर होता है वो सामान्य पेपर होता है, ठीक है। जिसमें 5 खंड होते हैं। ठीक है। जो कुल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही सवाल पूछे जाते हैं, यानी एक सवाल 1 नंबर का होता है। ठीक है। और दूसरा पर्चा जो होता है आपके विषय से संबंधित होता है, जो 200 नंबर का होता है और 200 ही सवाल उसमें पूछे जाते हैं। कुल 300 नंबरों के दोनों पेपर होता है और 3 घंटे की अवधि होती है नेगेटिव मार्किंग के साथ। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3 होती है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बाकी एक बार ठीक से डाटा देख लेना चाहिए। ठीक है, 1/3 या 1/4 ऐसे कुछ होती है। तो जो 3 घंटे की अवधि होती है जिसमें 300 प्रश्न हमारे समक्ष आता है, तो ये 3 घंटे पर्याप्त होते हैं या फिर कम समय में भी हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं, या फिर ये पर्याप्त समय नहीं है, मतलब और अधिक हमें समय की जरूरत पड़ती है? ये तो निर्भर करता है आपकी बुद्धिमत्ता पर और आपकी तैयारी पर अगर हम सामान्य औसत रूप से बात करें तो ये पर्याप्त समय है पेपर को सॉल्व करने का। ना बहुत अधिक समय बचने की संभावना है आपके पास और ना ही आप ऐसा होगा कि पेपर सॉल्व ही नहीं हो सकता है। अगर आप ठीक अप्रोच से इस पेपर को सॉल्व करें तो 3 घंटे में आप 10-1 मिनट बचा के पेपर पूरा ठीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर। लो जी, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं बाजार को जी, तो हर जगह हम देखते हैं कि कोचिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, बाजार पे पूरा कब्जा कर लिया है। तो आपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए कोई विशेष कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस परीक्षा में सफल हुआ जा सकता है? नहीं, बिल्कुल मैंने कोई कोचिंग नहीं ली इस परीक्षा के लिए। और चूंकि हम बात करते हैं बड़े एग्जामों की भी, जैसे IAS है, PCS है, तो वहाँ भी कोचिंग कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह हम इस नौकरी में या इस परीक्षा में भी कह सकते हैं कि कोचिंग कोई बहुत आवश्यक चीज़ नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को महसूस होता है कि मुझे किसी विषय पर मदद की जरूरत है तो कोचिंग के लिए जा सकता है, वह भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप स्वयं भी इसकी तैयारी करना चाहें तो बहुत आसान है, बहुत सारे माध्यम हैं, पुस्तकें हैं, इंटरनेट है, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनका सहारा लेकर बहुत आसानी से घर बैठकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और बहुत चिंता की बात नहीं है। तो मतलब इस बात का सार यही है कि विशेष जो बच्चे माइंडसेट बना रखे हैं कि नहीं कोचिंग से ही हमें सफलता प्राप्त होगी, तो हमारे सामने लौ कुमार एक उदाहरण है कि बिना कोचिंग से अपनी मेहनत से इन्होंने इस परीक्षा को सफल बनाया, परीक्षा क्लियर किया। लो जी, इसके बारे में हम बात करें कि जो आपने अभी बताया कि पेपर जो फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है, तो ये दोनों पेपर फर्स्ट एंड सेकंड अलग अलग दिन होता है या एक ही दिन एक ही बार में दोनों पेपर हो जाते हैं? एक ही दिन ये पेपर होता है और एक ही पाली में पेपर होता है। हाँ। 3 घंटे की 3 घंटे एक साथ होती है। और इस परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है। इस परीक्षा में आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि फर्स्ट पेपर में कुल 100 सवाल होते हैं जी, जो 5 खंडों में विभाजित है। ठीक है। जैसे एक खंड आपका रीजनिंग का है, जिसे आप तार्किक क्षमता कहते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स का है। तीसरा सामान्य अंग्रेजी का है। चौथा सामान्य हिंदी का है और 5वां GS का है। सभी सेक्शन 20-20 अंकों में विभाजित हैं। और इस पेपर की एक चुनौती और एक खासियत दोनों ही है कि इसमें एक सेगमेंट केवल एक बार में खुलता है, यानी 20 सवाल का जो सेगमेंट खुला है आपके सामने, उसको उसी समय आपको अटेम्प्ट करना होता है।
आप केवल वही 20 सवाल उस समय देख सकते हैं। ठीक है। जब तक उस 20 प्रश्नों को हल करके या जितने भी आप प्रश्न हल करना चाहते हैं हम्म, करके आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक अगला खंड खुलेगा नहीं। और एक बार अगले खंड में पहुंच जाने के बाद वापस आप इस सेक्शन में आ नहीं सकते। तो इसमें आपकी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वो 20 प्रश्न सबमिट करने के बाद फिर अगले आप 20 उस पर वापस नहीं जा सकते। हम्म, तो ये इस पेपर को अटेम्प्ट करने की एक चुनौती भी है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। नेट जेआरएफ की परीक्षा हो तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारे सवाल एक साथ, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, आपको वैसे छूट होती है। पर यहाँ ये नहीं है। ये बात इस परीक्षा को थोड़ा सा मुश्किल जरूर बनाती है, पर अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग के तहत पेपर अटेम्प्ट करने जाए तो ये बहुत सरल बन सकता है। जैसे आप ये तय कर लें कि आपका मजबूत पक्ष कौन सा है, आप कौन से हिस्से को छूना चाहते हैं, कौन से हिस्से को नहीं छूना चाहते, या किस हिस्से को कितना वक्त देना चाहते हैं। तो इससे पेपर आसान बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 20-20 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है पेपर फर्स्ट में, तो क्या ये पेपर सेकंड में भी होता है क्या 20-20 क्वेश्चन का? जो सेकंड पेपर है 200 नंबर का होता है, वह भी 10-20 सवालों के 10 हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा। वहां भी ठीक यही नियम लागू होता है कि पहले 20 सवाल खोलेंगे, आप उन्हें सबमिट करेंगे, तब अगले 20 सवाल, इस तरह से पूरा पेपर इसी पैटर्न चलता है। है। ठीक है। तो हम पार्ट फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो पहला जो सेगमेंट आएगा 20 क्वेश्चन का, वो लगभग शायद जीएस का आता है। तो जीएस एक बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस का, उसको जितना पढ़ा जाए उतना कम लगता है। तो कम समय में जीएस की, क्योंकि ये हिंदी या अन्य सब्जेक्ट के जो बच्चे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो 200 क्वेश्चन। जी बिल्कुल। तो जीएस को कैसे पढ़ा जाए, कितना समय दिया जाए, कहां से पढ़ा जाए कि हम 20 क्वेश्चन से ठीक ठाक क्वेश्चन सही कर दें? सामान्यतः देखिए, जो पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं तो पहला सेक्शन सामान्यतः रीजनिंग का खुलता है। रीजनिंग का, ठीक है। और उसके बाद मैथ का। ये एक बड़ी चुनौती है अपने आप में। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो सामान्यतः हमारे बारे में समझ है कि मैथ और रीजनिंग में हमारा हाथ कुछ तंग रहता है, और आपका पहला सामना ही उसी हिस्से से हो जाए तो फिर क्या ही कहने, चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम जीके पर वापस लौटे, जाहिर सी बात है कि जीके कहने का मतलब है इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा पॉलिटिकल, और हर चीज शामिल हो जाती है, यहाँ तक कि करंट अफेयर भी। और लेकिन सवाल केवल 20 आने हैं। तो ये बड़ी चुनौती है कि 20 सवालों के लिए क्या इतने ग्रंथों को खंगालना जरूरी है? क्या जरूरी है कि हम सारी इतिहास दोबारा से पढ़ें, लिखें, तैयारी करें? बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि 2 महीने बाद परीक्षा है, 20 नंबर का जीएस आनी है, क्या पढ़ें, तैयारी हो नहीं पाएगी। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा या सुझाव दे सकता हूँ कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक छोटा सा काम ये करें कि पुराने प्रश्न पत्र देखें, जो कि मेरी तरफ से इस तैयारी के लिए सबसे रिकमेंडेड चीज है। एक बार आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख लें तो आपको परीक्षा का पैटर्न, सवालों का रेंज और सवालों की प्रकृति, तीनों बात समझ में आ जाएगी। जैसे ही आप जीएस के सवालों की प्रकृति देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इतिहास से, भूगोल के बहुत गहरे हिस्से से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, क्योंकि 20 ही सवाल पूछे जाने हैं। उन 20 सवालों में आपको इतिहास का एक सवाल मिल जाएगा मात्र, भूगोल का एक सवाल मिल जाएगा, राजनीतिक शास्त्र से एक सवाल मिल जाएगा, और करंट अफेयर से कुछ सवाल मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जीएस के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लूसेंट की सामान्य जो ज्ञान की किताब है वह ले लीजिए, अगर आपके पास समय है तो उसको पढ़िए, वो आपको बाकी परीक्षाओं में भी काम देगा। और उसमें भी बहुत गहराई में आप जाने की चिंता मत करिए। आप पुराना प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीके में करंट अफेयर से 5-6 सवाल आते हैं। तो आप एक छोटा सा काम करिए कि 5-6 महीने के करंट अफेयर देख लीजिए, कोई मैगजीन उठा लीजिए, कोई भी मैगजीन, या कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए जो समरी बताता हो। ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कि जीके में पुरस्कारों से संबंधित सवाल आते हैं, खेल से संबंधित सवाल आते हैं, और जो हमारे क्लासिकल नृत्य हैं, हर राज्य का अलग नृत्य है, तो किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, ये सवाल हर साल आप देखिए रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक पेज लीजिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, कोई भी यूट्यूब चैनल से जो अलग अलग नृत्य हैं अलग अलग राज्यों के, उसको नोट कर लीजिए, उस साल के पुरस्कार नोट कर लीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। आप कम से कम 10 से 15 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से चले तो। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने सुना कि जीएस के लिए आप सामान्य ज्ञान की एक लूसेंट की पुस्तक आती है, उसको पढ़ लेना इनफ है।
तो उसको कितने घंटे पढ़ा जाए, कैसे उसकी तैयारी करी, या वो बस एक बेसिक समझ उसकी रख लिया जाए तो सार्थक है? जैसे बहुत बच्चे ये करते हैं कि खैर पीजीटी का पेपर है तो 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जीएस के पॉलिटी का अलग एनसीईआरटी, हिस्ट्री का अलग एनसीईआरटी, कुछ ऐसा भी है या फिर लुसेंट इनफ? देखिए, अगर आप किसी और बड़े परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तब तो आप देख लीजिए इस तरीके से। अगर आप सामान्यतः सिर्फ इसी को उद्देश्य बना के चल रहे हैं तो उनकी बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दिमाग लगाइए कि केवल 20 सवाल आने हैं, ठीक है। उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से एक एक दो दो सवाल आने हैं। तो लूसेंट को सामान्य तरीके से देख लीजिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा, नहीं पढ़ने का मन लग रहा, तो भी परेशान मत होइए। हो सकता है वो दो एक सवालों के चक्कर में आप बाकी हिस्सा खो दें। तो आप लूसेंट को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लीजिए, सामान्य बेसिक जानकारी हासिल कर लीजिए। और घंटे कुछ फिक्स नहीं है, हर किसी की अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है, वो 1 घंटे में पढ़ के कितना समझता है। जब मौका लगे आप कोशिश करिए कि एक सामान्य इतिहास भूगोल को जान लें भारत के बारे में। ठीक है। वो आपको हर परीक्षा में काम देगा, इसी परीक्षा में नहीं। अब हम रीजनिंग के बारे में बात करें, जिसके 20 प्रश्न आते हैं और कई सारे बच्चों के 20 में 20 भी आने की संभावना उस रीजनिंग वाले खंड में रहती है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कहेंगे, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसका अभ्यास कितना जरूरी है, इन सब विषयों को हम बताएं। जैसे हिंदी विषय के हम लोग प्रतियोगी हैं, तो हमारी एक चुनौती रीजनिंग और मैथ हमेशा रहती है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करें तो मैथ की तुलना में मैं समझता हूँ रीजनिंग एक आसान चीज़ है। आसान है। अगर आप थोड़ा सा सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए रीजनिंग की प्रैक्टिस करें तो वो आपके फेवर में जाता है। जैसे आपने कहा कि 20 भी आ सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा लाइट कर दें तो 20 में से 15 सवाल आसानी से गेटेबल हैं। हर छात्र जो सामान्य बुद्धिमत्ता रखता है, अगर रीजनिंग की किसी भी किताब से उन टॉपिक की प्रैक्टिस कर ले, जैसे मान लीजिए रक्त संबंध पे सवाल आता है, ठीक है। और आपको पता है कि ये सवाल हर तरह की प्रतियोगी परीक्षा में आता है, तो अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अंकगणित में आप देखिए, आपको क्रम लगाने के लिए आता है कि ABCD में आप कूट दिए होते हैं कि अगला श्रृंखला पहचानिए। ऐसे संख्याओं में दिया होता है कि अगली श्रृंखला पहचानिए। तो किसी भी पुस्तक से, मैंने इस रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक पुस्तक आती है DSS-PGT की, वो उस समय देखी थी, आप वह भी देख सकते हैं। या आप कोई भी ऐसी किताब जिसमें ये टॉपिक्स कवर किए हुए हों, कोई भी किताब हो सकती है, उसमें सिर्फ उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। पुराने प्रश्न पत्र आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रीजनिंग के सवाल पूछ रहा है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को टच किया है DSSS ने। बिल्कुल, उस टॉपिक को हम थोड़ा ठीक से पढ़ लें। रीजनिंग में कुल 10 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे गिन चुन के। उस 10 ही टॉपिक को अगर आप ठीक से मात्र 10 दिन पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और इसमें अभ्यास की बहुत जरूरत होती है रीजनिंग में। जितना अभ्यास करेंगे उन सवालों का, बहुत आसान है। और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो रीजनिंग को छूना, उसको अटेम्प्ट करना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन भी जरूरी है। तो रीजनिंग और मैथ ऐसा सेक्शन है कि ये 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में किसी किसी बच्चे के आधे घंटे भी लग जाते हैं। तो इस आधे घंटे न लगे, कम समय लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और ज्यादा समय लग रहा है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा है जो फंस गया और हमें जल्दी सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं हम, अगर तो उसके लिए क्या करना चाहिए? छोड़ के आगे बढ़े या थोड़ा सा और दिमाग लगाएं? ये बहुत ही रिलेटेबल सवाल है, हर विद्यार्थी के सामने चुनौती होती है। और टाइम मैनेजमेंट तो इस परीक्षा का सबसे की पॉइंट है। उसको लैग कर जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ में हम ये देखते हैं कि अमूमन बच्चों का मैथ कमजोर होता है। ठीक है। अगर हम इस परीक्षा को ध्यान में रखकर चलें तो केवल एक सेक्शन को आप थोड़ा बहुत छोड़ने का साहस जुटा सकते हैं, बाकी 4 सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। और मैथ को भी मैं कहूंगा, सलाह दूंगा कि आप पूरी तरह से मत छोड़िए। 20 सवाल आते हैं, 20 में से 5-7 सवाल बहुत आसान होते हैं, जिसमें केवल प्रतिशत निकालना होता है या सामान्य गुणा भाग करना होता है। तो मैथ को हवा बनाकर, पहली बात तो ये ना सोच के चले कि मैथ हमें छूनी नहीं है, मैथ हमें बिल्कुल नहीं आता है, ये भी नहीं सोचना, ये मान के मत चले। मैं मैथ में बहुत कमजोर विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैंने 7 सवाल अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 5 सही हो गए थे, जो कि मेरे सिलेक्शन में जिसने बहुत योगदान दिया। अगर हो सकता है वो 7 सवाल अटेम्प्ट नहीं करता तो परिणाम कुछ और होता। तो आप ये कमजोर विद्यार्थी अगर आप मैथ में, तब भी उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। रीजनिंग आपका समय लेगी, इस सेक्शन में रीजनिंग ऐसा इकाई है जो समय लेगा, और आपको समय देना चाहिए 20-25 से 30 मिनट रीजनिंग में देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप 20 में से 15-17 सवाल हल कर सकते हैं। मैथ आपका कमजोर है तो केवल 5 से 7 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, उतने में जितने सवाल होते हैं उतने अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है।
कोई सवाल अगर फंस गया, कई बार होता है कि हम अभ्यास करके गए किसी सवाल का, वही सवाल आया है उसी तरह का, हाँ, वही नहीं हमें हुआ लगता है कि हमसे। हमें तो ये आता है और हम्म, उत्तर निकल नहीं रहा, हाँ, तो हम 10-10 मिनट खर्च कर दे रहे हैं। आप इतना समय जाया नहीं कर सकते अगर आपको रिजल्ट हासिल करना है। आप कोई सवाल फंस रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाइए। मैथ और रीजनिंग मिला के 40 मिनट से या 45 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। ठीक है। अब पूरे पेपर को, फर्स्ट पेपर को मैंने अपने तैयारी के हिसाब से बताऊं तो 75 मिनट रखे थे, सवा घंटे, क्योंकि मुझे पता था कि दूसरा हिस्सा वाला मेरा अपना विषय है, नियंत्रित विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 75 मिनट बढ़ते बढ़ते 85 मिनट हो गया था। मैं तनाव में आ गया था, ये मैं बताऊंगा सेकंड जब तो बात करेंगे। जी जी। तो टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण चीज है। मैथ में हाथ जरूर लगाइए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसमें उलझिए मत। तो जो बच्चे मैथ से तैयारी कर रहे हैं, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कोई पुस्तक बताएंगे कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से तैयारी जैसा करें? कि मैंने पीछे भी मेंशन किया कि मैं खुद कमजोर विद्यार्थी रहा, तो जाहिर सी बात है मैंने अपनी जब रणनीति बनाई तो ये बनाया कि मैं मैथ में बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। तो जो किताब मेरे पास अरिहंत की उस समय उपलब्ध थी, उस समय मैथ के वे टॉपिक जैसे प्रतिशत निकालने वाले, जैसे वेन डायग्राम के सवाल, या जैसे और कोई सवाल जो सामान्यतः हम कर लेते हैं जैसे सांख्यिकी का सवाल, उन विषयों की प्रैक्टिस मैंने अभ्यास किया था, और उसी का परिणाम है कि मैं 7 सवाल कम से कम अटेम्प्ट कर पाया। ठीक है। तो कोई भी एक किताब जिनमें ये टॉपिक कवर होता हो, आप वह देख लीजिए, या अरिहंत वाली वह किताब देख सकते हैं जो पीजीटी। या एक चीज और कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उसका पूरा संकलन आप कहीं से इकट्ठा कर लें और वो लगाते रहें। अगर आपके पास ऐसा है कि किताब उपलब्ध नहीं हो पा रही, मान लीजिए, तो आप YouTube पर इन सेगमेंट को बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो किसी भी यूट्यूबर से एक सेगमेंट पढ़ लीजिए जो आपको कमजोर लगता हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको 1.25 पर रख के 10 मिनट में सुन लीजिए, उसका अभ्यास कर लीजिए, तो आपके लिए हर सेक्शन में ये सुविधा उपलब्ध है। तो आप जहां तक समझ पाए कि YouTube की सहायता से भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, किसी विशेष कोचिंग की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत से भी आप इस परीक्षा को सफल बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जो सामान्य हिंदी के प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न उसमें रहते हैं। तो आप ये बताएं कि 20 प्रश्न जो सामान्य हिंदी के रहते हैं वो हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? सामान्य हिंदी के लिए मैं केवल एक किताब बताऊंगा, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, वो लूसेंट की सामान्य हिंदी है। ठीक है। आप कोई और भी किताब देख सकते हैं जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होते हो, जैसे समास है, संधि विच्छेद है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मुझे लगता है लूसेंट बहुत साधारण तरीके से और कम शब्दों में बात बताती है, और इस पेपर के नेचर को देखते हुए सफिशिएंट है। वो 20 के 20 सवाल सामान्य हिंदी लूसेंट से आप आसानी से हल कर सकते हैं, उससे ज्यादा भटकने आपको जरूरत नहीं है। जो ये सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं उसमें लगभग 5 प्रश्न पैसेज के भी रहते हैं, तो इन पैसेज को कैसे किया जाए, कैसे हल किया जाए? क्या ये कहीं से पढ़े हुए पैसेज रहते हैं या कहीं से भी उठा के वो लोग पैसेज दे सकते हैं, और कैसे करें कि 5 में से 5 आ जाए? क्योंकि एक बड़ी भूमिका निभाए, क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का उपहार होता है किसी परीक्षा में, अगर आपका दिमाग ठीक है, ठीक से आप सोच पाते हैं। 5 सवाल आते हैं और अपठित गद्यांश होता है वो सामान्यतः। ठीक है। वो अलग बात है कि कभी कभी ऐसा कोई गद्यांश आ जाए जो आपने किसी रचना में पढ़ा और वही आ जाए, एक किस्मत की बात है, पर सामान्यतः वो अपठित गद्यांश होता है। 5 सवाल होते हैं। आप 2 तरीके हैं, पहले पैसेज पढ़ लें फिर सवालों को पढ़ें, या पहले सवाल पढ़ लें फिर पैसेज को पढ़ें। हर किसी का अपना एक तरीका है। बहुत मुश्किल पैसेज नहीं आता है, आराम से पैसेज को पढ़ें, फिर सवालों को देखें, फिर वापस ढूंढने जाए उत्तर। केवल एक सवाल जो होता है कि शीर्षक को लेकर एक संशय रहता है। मान लीजिए कि एक सवाल होता है कि इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है, अपठित गद्यांश दे दिया और उसमें पूछे उपयुक्त शीर्षक क्या है। आपको कुछ भी समझ में आ सकता है, वहां कुछ और हो सकता है। केवल उस एक सवाल को छोड़कर बाकी चारों सवाल सामान्यतः बहुत आसान होते हैं। ठीक है। उसका करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, ना उसको सिखाने का कोई तरीका है। आप अभ्यास जरूर कर सकते हैं, कुछ अपठित गद्यांश पढ़कर देखिए कि आप उत्तर निकाल पाते हैं या नहीं। वो अभ्यास आपको फायदा पहुंचाएगा, बाकी कोई इसका बना बनाया तरीका नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने सुना कि लूसेंट की सामान्य हिंदी की एक पुस्तक आती है, वो सामान्य हिंदी के लिए जो 20 प्रश्न आते हैं वो पर्याप्त है, इनफ है। अगला जो 5वां सेक्शन है वो अंग्रेजी व्याकरण, सामान्य अंग्रेजी का आता है, इंग्लिश व्याकरण का। तो हिंदी बेल्ट के जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश बहुत भारी चीज उनके लिए होती है, तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्या करें कि ठीक ठाक नंबर आ जाए?
बिल्कुल सही आपने कहा, अंग्रेजी हमारे लिए एक चुनौती है और इस पेपर के पैटर्न को देखते हुए बिना अंग्रेजी से आप सिलेक्शन ले भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप मैथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं आपको बाकी चारों सेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है। तो अंग्रेजी में कम से कम 10-15 सवाल आपको चाहिए। कोई एक किताब ऐसी आप देख सकते हैं जिसमें वो सारे टॉपिक्स कवर हो जो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस रीअरेंज करना, जैसे एरर फाइंड करना, जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स। तो इसके लिए सामान्यतः विद्यार्थी नीतू सिंह द्वारा लिखित किताब ठीक है। इंग्लिश ग्रामर देखते हैं वॉल्यूम 1। आप कोई और भी किताब देख सकते हैं या यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। आप केवल पेपर देखिए, पेपर में टॉपिक्स देखिए, उन टॉपिक्स को कवर करिए, चाहे किसी किताब से करिए, किसी चैनल से करिए, बस उन टॉपिक्स को कवर करिए, उनका अभ्यास करिए। और कोई तरीका नहीं है इतने कम समय में अंग्रेजी का विद्वान बनने का, पर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य टेंस की समझ आपको होनी चाहिए ताकि आप रीअरेंज कर सकें। कम से कम 5 सवाल सेंटेंस रीअरेंज के होते हैं और 3 से 4 सवाल एरर फाइंडिंग के होते हैं। भाई कुछ गलत दिया है वाक्य में, आपको शब्द को रिप्लेस करना होता है या फाइंड करना होता है। तो ये वाक्य की संरचना की समझ आपको होनी चाहिए। अब ये बेसिक हमें पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। अगर पढ़ के नहीं जाते तो सामान्य बुद्धिमत्ता से जो लगा दें, पर बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इसमें 5 क्वेश्चन पैसेज के भी आते हैं, तो क्या यह भी उपहार होता है या ये कठिन होता है? सामान्यतः हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी हमारी कमजोर होती है, पर ये दूसरे हाथ पर ये भी सच है कि अंग्रेजी हम लोग समझ लेते हैं, लिखने में जरूर बोलने में परेशानी है। तो सामान्यतः मान के चलता हूँ कि हम लोग अंग्रेजी के वाक्य पढ़ के समझ सकते हैं। तो अगर पढ़ के समझ सकते हैं तो उत्तर ढूंढना भी बहुत मुश्किल नहीं है। हो सकता है यहाँ 5 में 5 ना लगे, पर 5 में 4 या मिनिमम 3 तो लगते ही लगते हैं और आपको समय देना चाहिए। बहुत तेजी में पढ़ना पड़ेगा इसको आपको, क्योंकि समय का अभाव रहता है, लेकिन इसको पढ़िएगा जरूर। आसान होता है, घबराइएगा मत कि पैराग्राफ बहुत लंबा है। आपको 4 सवाल, 5 सवाल, 3 सवाल अवश्य मिलेंगे। तो ये रही पार्ट ए की बात कि पार्ट ए में कितने खंड होते हैं, किस सब्जेक्ट को किस पुस्तक से पढ़ें, इन सब सारी बातों पे हमने लॉ से बात की। ये बताएं कि ये पूरी परीक्षा में, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो, इन परीक्षा में पार्ट ए जो है, ये फर्स्ट है, इसका योगदान कितना होता है? और ये 100 प्रश्न आते हैं तो 100 नंबर के, तो लगभग कितने हम नंबर लाएं तो एक मानक नंबर कहा जा सकता है इसको? देखिए, बहुत बड़ा योगदान है इस पेपर का। दोनों ही पेपर को मिलाकर ही आपका रिजल्ट बनता है। और आप सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा कर लेंगे, 200 सवालों का आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें से 20 सवाल शिक्षा शास्त्र के होते हैं, यानी 180 सवाल ही बचे। 180 में से अगर आप 180 भी ले लेते हैं तब भी आपको 40-50 सवाल चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 40 सवाल क्वालिफाइंग होता है फर्स्ट पेपर। अगर 40 सवाल आप नहीं, 40 सही सवाल नहीं कर पाए, आप 40 नंबर हासिल नहीं कर पाए, तो आपका अगला पेपर सिग्नेचर ही नहीं हुआ, चेक नहीं हुआ। तो 40 लाना तो अनिवार्य है। और हिंदी के विद्यार्थियों में आप ये देखेंगे कि वो 40 नहीं पाने की वजह से सफलता हासिल नहीं कर पाते। बहुत सारे मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि 40 कैसे लाए, सेकंड पेपर तो कर ले रहे हैं। और रही बात एक एवरेज लाने का, तो मुझे लगता है 60 सवालों का टारगेट न्यूनतम आपका होना चाहिए। 100 में से 60 सवाल कम से कम, इतना तो सही हम करें। 60 अगर आप ठीक अटेम्प्ट करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग के बाद 53-54 नंबर बनेंगे, जो कि मस्ट है। अगर 55 से नीचे आप आते हैं तो फिर आपको सेकंड पेपर में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। 55 न्यूनतम आने चाहिए, 60 न्यूनतम नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। आप 70 से 80 के बीच में सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कितने सवाल अटेम्प्ट करें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि इसमें एक टर्म चलता है नॉर्मलाइजेशन। चूंकि परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित होती है, जैसा कि आजकल हर परीक्षा के साथ है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, जिसका व्याकरण यानी जिसका फॉर्मूला बहुत उलझा हुआ है, हमें समझ नहीं आता। और उसका साधारण हमारी समझ ये है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है सवालों को लेकर और सवालों की जटिलता कितनी है, उसके आधार पर आपको फायदा या नुकसान पहुंचता है। अगर आप बहुत ज्यादा गलत सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो नंबर अधिक होने के बावजूद आपको नुकसान हो सकता है। तो सवाल ऑफ नंबर कितने अटेम्प्ट करने हैं ये बहुत मायने रखता है। आप भावनाओं में बहकर 100 में 100 में से 95 अटेम्प्ट करने की जिद मत करिएगा। फर्स्ट पेपर मुश्किल होता है, कोशिश करिएगा कि 70 से 80 सवाल हम अटेम्प्ट करें, जिसमें से 55-60 क्वेश्चन हमारा सही रहे, और उन्हीं को अटेम्प्ट करें जिसमें हम श्योर हैं। 70 से नीचे अटेम्प्ट करेंगे तो भी परेशानी है, और ज्यादा कर लेंगे 90 उससे ज्यादा तो भी परेशानी है। आप 70 से 90 के बीच में अपनी क्षमता, अपनी तैयारी के अनुसार जा सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात।
तो यह थी पार्ट ए की बात। अब हम बात करेंगे जो 200 प्रश्न आते हैं, जो इस परीक्षा की सफलता की कहानी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिंदी के प्रश्न, हिंदी साहित्य से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए पार्ट 2 की भूमिका बहुत बड़ी है। पार्ट 2 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उसमें हिंदी साहित्य के भी प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण के भी, अभी लौ जी ने बताया कि उसमें शिक्षण के भी 20 प्रश्न आते हैं तथा अन्य जनसंचार के भी प्रश्न रहते हैं। तो इसके बारे में बताएं कि पार्ट जो सेकंड है उसकी तैयारी कैसे करें, वो कैसा पेपर है, बेहद आसान पेपर आता है कि बहुत कठिन पेपर आता है, और कहां से पढ़ाई करें इनसे। जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 200 नंबरों का पेपर रहेगा सेकंड हिस्सा। ठीक है। 200 सवाल कुल रहेंगे, 20-20 के 10 सेक्शन खुलेंगे, एक सेक्शन के बाद ही दूसरा खुलेगा। इस 200 सवालों को अगर मैं 2020 की पेपर के आधार पर बांटूं तो इसमें से 20 सवाल तो शिक्षा शास्त्र के तय हैं, बचे 180 सवाल। 180 सवालों में से लगभग 70 सवाल व्याकरण से संबंधित है, हिंदी। अच्छा, इसमें भी व्याकरण के 70 सवाल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे सफलता में। 20 और 70 90, बचे 110 सवाल में आपका साहित्य और आपकी पत्रकारिता जनसंचार से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 70 प्रश्न जो सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे उसके लिए भी लूसेंट इनफ है या फिर कुछ विशेष प्रश्न इसके रहते हैं? मेरे निजी अनुभव से लूसेंट सफिशिएंट है, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। अगर कल को पैटर्न बदल जाए तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखें तो लूसेंट सफिशिएंट है फर्स्ट पेपर के 20 सवालों के लिए भी और इसमें पूछे जाने वाले 70 सवालों के लिए भी। ठीक है। हिंदी साहित्य की बात करें तो साहित्य एक बहुत बड़ा सिलेबस है जी। उस लगभग 10,000 रचनाकारों के नाम, रचनाओं के नाम एक विद्यार्थी को याद करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें हम? बिल्कुल, देखिए एक अथाह सागर है कोई भी विषय, लेकिन हम ये देखेंगे आप कहाँ खड़े हैं। हर प्रतियोगी अलग जगह खड़ा होता है। आप चूंकि इसकी एलिजिबिलिटी एमए है तो आप एमए करके आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप सामान्य समझ रखते हैं हिंदी साहित्य की। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बिल्कुल ऐसा विद्यार्थी है जो साहित्य को नए सिरे से जानना चाहता है इस तैयारी के लिए, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जरूर देखें। विश्वनाथ त्रिपाठी जी, हाँ, सामान्य समझ के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे से एमए कर चुके हैं तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप एक किताब वस्तुनिष्ठ हिंदी, अच्छा, कोई भी एक आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं ओंकारनाथ वर्मा की किताब जो उपकार प्रकाशन से नेट जेआरएफ की आती है। ये किताबें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि DSSB का जो पेपर होता है उसका स्तर नेट जैसा नहीं है। अच्छा, उससे नीचे का स्तर है। उसमें सवाल तथ्यात्मक आते हैं और अपेक्षाकृत सरल आते हैं। अगर आप नेट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप दृष्टि की किताब नेट जेआरएफ की पढ़ते हैं तो फिर आपको दूसरी किताब देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप केवल इसी परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं और नए सिरे से कोई किताब तलाशनी है तो मुझे लगता है कि बहुत भारी किताब देखने की जरूरत नहीं है इस परीक्षा के लिए। गोविंद पांडे से भी काम चल सकता है, या साहित्य दर्पण की पुस्तक आती है उससे भी काम चल सकता है, या ओंकारनाथ वर्मा की किताब भी आती है, और जो लोग दृष्टि पढ़ रहे हैं उनसे भी काम चल सकता है। तो जैसा कि हम समझ पाए कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है कि हम एक किताब को 10 बार पढ़ें। तो जो इसके हिंदी साहित्य के प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न का स्तर क्या रहता है? किस सेक्शन को जैसे हम आदिकाल से शुरू करें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, बहुत बड़ा सेक्शन है, काव्य शास्त्र भी है इसमें। तो हम किस सेक्शन को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा प्रश्न वहां से आते हैं, और किस सेक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कम पढ़ लिया तो काम चल सकता है? और यह भी बताएं कि काव्य शास्त्र जो एक कठिन सेक्शन लगता है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था तो काव्य शास्त्र को था कि भाई काव्य शास्त्र से बहुत सवाल आते हैं, और ठीक बात भी है। लेकिन जब मेरी 2020 का परीक्षा देखे तो काव्य शास्त्र से बहुत ज्यादा सवाल थे नहीं। लेकिन आप उसकी जो सामान्य बुनियादी जानकारी है, जो प्रमुख हमारे काव्य शास्त्री हैं उनकी प्रमुख रचनाएं, केवल उतना पढ़ लीजिए। काव्य शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, जो रस हैं, अलंकारों की संख्या है, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं, कितने प्रकार के छंद होते हैं, केवल इनकी बुनियादी जानकारी रखिए और बिल्कुल घबराइए मत। बहुत बुनियादी तथ्यात्मक स्तर के सवाल आते हैं, जैसे ये छंद वणिक है या मात्रिक, अच्छा, ये छंद अर्थालंकार है या शब्दालंकार, बहुत बुनियादी, बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाता है।
कोई एक आध सवाल ऐसा होता है इसमें पंक्ति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, या इसमें अर्थालंकार है या शब्दालंकार। शब्दालंकार वो एक आध सवाल आपको परेशान कर सकता है, बाकी ज्यादातर सवाल आसान आते हैं। आप बुनियादी जानकारी आपको होनी चाहिए, उससे आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए। प्रमुख कवि शास्त्रियों के नाम, सिद्धांतों के नाम आपको पता होने चाहिए। अब साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य में ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, क्षेत्र नहीं है जिससे ज्यादा सवाल पूछने की हम बात कहें, लेकिन फिर भी भक्ति काल और आधुनिक काल जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इनसे ही ज्यादातर सवाल आते हैं, लेकिन वो छूता हर सेक्शन को है। तो आप सामान्य दृष्टिकोण से पढ़ते हुए हर सेक्शन को जरूर एक बार देखें, भक्ति काल पर, काव्य शास्त्र और आधुनिक काल पर ज्यादा काम करें। ठीक है। और उनसे जो सवालों की प्रकृति है वो तथ्यात्मक होती है, जैसे ये रचना किसकी है, सीधा रचनाकार का नाम पूछ लिया, या ये पंक्ति किसकी है। तो ये बहुत बुनियादी स्तर के सवाल हैं, बहुत ज्यादा गहराई में वो जाता नहीं है। तो सामान्य तरीके से आप वस्तुनिष्ठ किताब को एक बार अध्ययन कर लीजिए, 2 बार उसका अभ्यास कर लीजिए, ये पेपर आपको सफलता दिला देगा। जैसे कि हमने अध्ययन कर लिया, बहुत सारे विद्यार्थियों के यह भी प्रश्न रहते हैं कि हम अभ्यास कहाँ से करें, क्योंकि हमें वहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। तो अभ्यास आपने कहाँ से किया, और अब क्या उसमें बताएंगे कि यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ये चीज इस किताब से अभ्यास कर सकते हैं, आपकी क्या समझ है? देखिए, चूंकि ये परीक्षा 2021 में हुई थी, उससे पहले मैं आपको जैसे सूचित किया आपने कि मैं JRF होल्डर भी रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में PhD के एग्जाम भी मैंने क्लियर किया, तो मुझे लिए बहुत मुश्किल नहीं था जी। और नेट JRF की दृष्टि की किताब लिखते वक्त भी मैंने बहुत तैयारी की थी और मैं दृष्टि में पढ़ाया भी 1 साल, तो उससे मेरे लिए बहुत सहज हो गया था, बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन जो विद्यार्थी नए सिरे से तैयारी करते हैं, इस परीक्षा को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उनके लिए यह है कि वो हर सवाल को पढ़ने के बाद या हर सेगमेंट को पढ़ने के बाद एक बार स्वयं से उसको लिख कर देखें। जैसा मान लेते हैं आपने अधिकार पढ़ लिया, बहुत छोटा सा हिस्सा है, 2 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं, गिने चुने रचनाकार हैं। अब एक बार आपने पढ़ लिया, एक शाम को 1 घंटे के लिए बैठिए, अब याद करिए कौन कौन से रचनाकार थे, कौन कौन सी रचनाएं थी। अब्दुल रहमान की कौन सी रचना है मन से याद करिए, लिख लीजिए। ऐसे कर लीजिए, दलपत विजय की कौन सी रचना लिख लीजिए। अब आप ये देखिए कितने फैक्ट आप रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपकी संख्या 70% तक है तो आप अभ्यास में 1-2 बार रिपीट करिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मामला कम है तो यानी पढ़ने में दिक्कत आ रही है या अभ्यास का आपको ज्यादा जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है। हर सेगमेंट को मुझे लगता है पढ़ने के बाद अभ्यास कर लीजिए, बाकी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। शिक्षण एक इसमें सेक्शन आता है जिसके 20 क्वेश्चन लगभग शिक्षण के रहते हैं इसमें। तो शिक्षण की तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे पढ़े उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे बहुत सारे प्रतियोगी जो होते हैं इस हिस्से को भूल जाते हैं। वो जब उनको ये पता चलता है कि 200 नंबर की हिंदी आती है तो मान के चलते हैं कि 200 नंबर के केवल हिंदी के सवाल आएंगे। आप इस बात को हाईलाइट करिए कि भाई 20 सवाल शिक्षा शास्त्र से आते हैं, जिसे अंग्रेजी में पेडागोजी कहा जाता है। और इसकी चुनौती है कि इसकी कोई एक स्पेसिफिक किताब बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान और बाल शिक्षण से संबंधित है। ठीक है। जो बच्चे नेट JRF की तैयारी करते हैं तो वहां पर वो शिक्षण से संबंधित सवाल भी आते हैं। तो जिस प्रकार का शिक्षण का सवाल नेट में आते हैं, कुछ कुछ वैसी ही प्रकृति के सवाल होते हैं यहाँ भी। अब इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो भी शिक्षण संबंधित किताबें हैं देखी जा सकती हैं। एक किताब लूसेंट की है, बाल विकास और मनोविज्ञान पर, पतली सी किताब है। ठीक है, वो देखी जा सकती है, पर वो कितनी मदद करेगी इसकी गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि कोई स्पेसिफिक किताब नहीं है, कुछ टॉपिक स्पेसिफिक नहीं मैं सजेस्ट ये कर सकता हूँ, शिक्षण में हमेशा आदर्श को ध्यान रख के चलिए। आपसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बच्चे के लिए जो आदर्श स्थितियां हैं उसको लेकर पूछी जा रही है। मान लीजिए कोई सवाल है कि कौन सा प्रभावी शिक्षण है, तो आप एज्यूम करिए कि कौन सा तरीका बच्चे की समझदारी के लिए ज्यादा कारगर है। ठीक है, उस बेसिक समझदारी को फॉलो करिए। ऐसे ही आप मान लीजिए कि किसी बच्चे को कोई समस्या है पढ़ने में, कोई शोर कर रहा है, तो एक सवाल आता है कि आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग जैसा कुछ। तो आप हमेशा आदर्श मानिए, और उसमें ऑप्शन रहेगा कि बच्चों को क्लास से बाहर कर देंगे, खड़ा कर देंगे जी। तो आपको पता है कि क्या करना है, कि बच्चे पे विशेष ध्यान देंगे या क्लास से अलग बातचीत करेंगे, वहां उसको ह्यूमिलेट नहीं करेंगे। तो बेसिक और आदर्श मान के चलिए कि शिक्षण का आदर्श क्या होगा, वही सवालों का आपका अप्रोच तय करेगा कि शिक्षण के सवाल कैसे रहेंगे। मतलब ये 2-3 की पॉइंट को केंद्र में रख के उस प्रश्न को सॉल्व करें। कुछ तकनीकी सवाल होते हैं, जैसे अधिगम सिद्धांत, कई सारे अधिगम सिद्धांत है, जैसे पियाजे का सिद्धांत है, जैसे और भी बहुत सारे सिद्धांत है, जॉन लुई है। तो कुछ फेमस अधिगम सिद्धांत है, एक बार उनके बारे में नेट से या किसी भी बेसिक किताब से पढ़ लीजिए,
इतनी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बीएड की है तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। और यूट्यूब की भी थोड़ी बहुत सहायता ले बिल्कुल, जो सेगमेंट शिक्षण शास्त्र के हैं एक बार आप सिलेबस देखिए और उसको टॉपिक वाइज किसी भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते पढ़ हैं। सकते हैं। ठीक है। अगर आप नॉन बीएड विद्यार्थी हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शिक्षण को बहुत तरीके से हैंडल करें। 20 सवालों में आप 20 अटेम्प्ट करने की तरफ ना जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अमूमन बीएड वालों के लिए जानकारी होती है, पर हम जैसे जैसे मैं खुद बीएड नहीं, तो हमारे लिए मुश्किल होता है। अच्छा। शिक्षा शास्त्र का हमारा बैकग्राउंड नहीं होता है, तो उनके लिए है कि हम 10 से 15 सवालों तक ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसमें जो 200 प्रश्न आते हैं, कुछ एक प्रश्न लगभग 10 या 12 प्रश्न पत्रकारिता से भी रहते हैं, तो पत्रकारिता की तैयारी कैसे करें हम? पत्रकारिता की तैयारी के 2 तरीके हैं। एक तो जो वस्तुनिष्ठ किताब आप हिंदी साहित्य की देखेंगे, बहुत सारी बातें वहां भी होती है, जैसे हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से प्रमुख पत्रिका हैं, ये जानकारी आपको वहां से भी हासिल हो जाती है। बाकी एक एनसीईआरटी की एक किताब है 11वीं और 12वीं में, जनसंचार और व्यक्ति माध्यम ज्ञान। अगर आपके पास समय है तो उस किताब को आप जरूर देखें, बड़ी अच्छी किताब है समझ के लिए भी और इस पेपर के लिए भी। वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे समाचार क्या होता है, समाचार लिखने की शैली क्या है, जैसे उल्टा पिरामिड शैली है तो वह उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन से 6 ककार होते हैं, ठीक है, जिससे समाचार लिखा जाता है। तो ये कुछ बुनियादी प्रश्न है जो उन किताबों से आपको हासिल हो जाएगा। अगर आप वह किताब नहीं देखते हैं तो कोई भी इंटरनेट से आप ऐसे नोट्स ले सकते हैं जिसमें पत्रकारिता की बुनियादी बातें लिखी हों, जैसे समाचार क्या होता है, समाचार के तत्व क्या होते हैं, फीचर लेखन क्या होता है, या रिपोर्ट लेखन क्या होता है, टिप्पण क्या होता है। ये चीजें बुनियादी हैं, इनको आप किसी भी नोट से या उस किताब एनसीईआरटी की किताब से देख सकते हैं। तो प्रश्न का जो स्वरूप होता है वो तथ्यात्मक होता है या फिर कुछ और? ज्यादातर तथ्यात्मक होता है। अभी तक प्रश्न का स्वरूप पूरी तरह से तथ्यात्मक है। कुछ एक सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी दिखेगी, पर ज्यादातर 90% सवाल या 95% सवाल तथ्यात्मक है। तो इन 200 जो प्रश्न आएंगे 200 नंबर के, उसमें लगभग हम कितना सही करें, कितने नंबर लाएं तो हम ठीक ठाक कंडीशन में रहेंगे? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा पहला पेपर थोड़ा सा तंग है। अगर हम बहुत नीचे मानते हुए चले कि हमने 50 नंबर हासिल किए फर्स्ट पेपर में और वर्तमान कट ऑफ 218 थी, ठीक है, मुझे लगता है आपको 225 का टारगेट रखना चाहिए। 225 का 300 में से? जी, उतना आपका न्यूनतम टारगेट होना चाहिए। अगर उससे आप नीचे आए, क्योंकि सीटों की संख्या घटने बढ़ने पर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। अगर सीटें कम आएंगी तो कट ऑफ 100 ऊपर चली जाएगी। तो इस बार 218 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, तो मैं जनरल के हिसाब से अगर बात कर रहा हूँ, 225 को हम टारगेट करें। अगर 225 में से हमने 50 नंबर हासिल कर लिए हैं न्यूनतम वहां, तो आपको यहाँ पर 175 नंबरों की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत अधिक है, मैं मानता हूँ। आपको लग सकता है 200 में से 175, लेकिन अगर आप सवालों का नेचर देखें तो हिंदी के सवाल बहुत सरल होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई में आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप एमए करके आए हिंदी से। तो 175 बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 170 भी ले आते हैं और वहां 50 हमने न्यूनतम माना था, वहां आप 60 भी ला सकते हैं, तो आप 220 225 का हासिल कर सकते हैं। पर 170 से नीचे जाना आपके लिए चुनौती हो जाएगी। 170 आपको टारगेट करके चलना है, जिसमें से 20 सवाल आपके शिक्षण शास्त्र के। मैं आपको अपनी संख्या अगर बताऊं ठीक से, तो इन 200 सवालों में से मैंने कुल 193 सवाल अटेम्प्ट किए थे जी, जिसमें शिक्षण के मैंने लगभग 15 या 16 सवाल अटेम्प्ट किए थे, 4 सवाल छोड़े थे। केवल 7 सवाल टोटल छोड़े थे इस हिस्से से मैंने, 4 मैंने शिक्षण में छोड़े थे। बाकी के 180 में से केवल 3 सवाल छोड़े थे, हिंदी और जो पत्रकारिता वाला सेक्शन, केवल 3 सवाल 180 में से। और उस 180 में से मैंने 3 छोड़ के 170 अटेम्प्ट किए, और 177 में से मेरे 173 सवाल सही थे। वाह, बहुत सुंदर। जो नेगेटिव मार्किंग के बाद 167 या 68 आ गए थे। तो ये 170 आपका टारगेट होना चाहिए और वो गेटेबल है। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 200 नंबर में से 173 175 नंबर का हम सही करके आए। तो ये था, हमने पार्ट ए पार्ट बी के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत की। लो, खैर ये सवाल तो बहुत पहले पूछना चाहिए था मुझे, लेकिन आपने बताया कि मैं नॉन बीएड हूँ, तो इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताया कि बीएड जो बच्चे नहीं किए हुए हैं या बीएड जो बच्चे कर रहे हैं या कर रखे हैं, वो कैसे एलिजिबल है इस परीक्षा के लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और प्रासंगिक है। जैसा कि एक सामान्य एलिजिबिलिटी इसकी है कि बीए प्लस एमए
उसके साथ बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये सभी जगह हाँ। जो पीजीटी की परीक्षा वो होती है होती सभी जगह पर यही दिल्ली सरकार आपको एक सुविधा देती है। इसमें सुविधा यह है कि अगर आप 10वीं से लेकर एमए तक यानी 10th 12th बीए एमए अगर आप फर्स्ट डिवीजन पास है यानी आप 60% से ऊपर पास हैं हर उस क्लास में, तो आप इस परीक्षा में बिना बीएड के होने के बावजूद बैठ सकते हैं। ये अच्छा। आपकी अहर्ता है। उसी अहर्ता से ये परीक्षा मैंने दी थी और मेरा चयन हुआ था और कई सारे साथी इसी अहर्ता से चयन करते। पीछे एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि अब बीएड कंपलसरी होगा। ठीक है। इसको लेकर एक तरह की चर्चा है, बच्चे चिंताग्रस्त भी हैं। पर अभी 5 दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन हाँ, हाँ, DSSS के माध्यम से आया है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पुरानी अहर्ता ही दी गई है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय की परीक्षा में भी यही अहर्ता चलेगी। इसलिए बीएड वाले छात्र भी तैयारी करें और नॉन बीएड वाले भी, क्योंकि वो योग्य हैं और वो अपनी अहर्ता रखते हैं। तो बाद में क्या बीएड की डिग्री इन्हें देनी पड़ती है कि फिर? जी, उसमें मेंशन है बहुत स्पष्ट तरीके से कि अगर आप नॉन बीएड हैं और इस अहर्ता से यानी फर्स्ट डिवीजन वाली अहर्ता से आप परीक्षा में बैठते हैं तो चयन के पश्चात जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करेंगे उस दिन से 3 साल के भीतर आपको बीएड की डिग्री देनी होती है। इसके लिए वो आपसे एक एफिडेविट अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि आप 3 साल के भीतर बीएड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक आपसे बातचीत की। अब बहुत सारे साथी विद्यार्थियों का ये प्रश्न था कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, तो इन दोनों बातों पर अपनी बात रखें हमारे दर्शकों के सामने। जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। पढ़ने का देखिए हर व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य होती है, बौद्धिक क्षमता होती है और अपना मेथड होता है। तो पढ़ने का कोई एक ऐसा फिक्स तरीका नहीं है। आपको मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि इस परीक्षा के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को उठाइए। सबसे पहला स्टेप मेरी तरफ से आपको ये सजेस्ट है, पुराने प्रश्न पत्र उठाइए, सवालों के नेचर देखिए, सवालों के रेंज को पकड़िए और उसके बाद ये तय करिए कि कौन से सेगमेंट आपके मजबूत हैं, कौन से सेगमेंट आपके वीक हैं। केवल फर्स्ट पेपर में एक सेक्शन के साथ आप समझौता कर सकते हैं, अगर आप मैथ हो कोई और हो, बाकी सारे सेगमेंट आपको अच्छे से करने हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं तो आप, जैसा कि हमने बहुत सारी किताबों की चर्चा की कि फर्स्ट इंग्लिश के लिए हम क्या देखें, सामान्य हिंदी हमें लूसेंट से कवर हो जाएगी तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीएस के लिए हम बहुत ज्यादा ना परेशान हो कि पूरा इतिहास पढ़ें, पूरा भूगोल पढ़ें, वो बहुत सामान्य तथ्यात्मक सवाल होते हैं और उसमें से भी 1-2 सवाल होते हैं। ठीक है। तो जो आप करंट अफेयर पढ़ते हैं उसी को पढ़िए, 6 महीने के करंट अफेयर देख लीजिए, खेल पुरस्कार देख लीजिए, नृत्य देख लीजिए और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ को अनटचेबल मानकर, अनगेटेबल मानकर छोड़ के मत चलिए। आपका रिजल्ट बनाने में उसकी बड़ी भूमिका है। भले ही आप 5 सवाल करिए पर मेरी सलाह है कि आप उन 5 सवालों को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इस 20 में से 5-7 सवाल बेहद आसान होते हैं। केवल आप उसमें 10 मिनट देंगे तो आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है। तो ये तैयारी का एक आपका पैटर्न होना चाहिए और आपकी प्लानिंग इस पूरी परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग कैसे कर रहे हैं उस परीक्षा के दिन, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 3-3.5 घंटे में, क्योंकि आप देखिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं लेकिन उस दिन आप परफॉर्म ना कर पाए, सारा खेल बिगड़ जाता है। मेरे एक साथी थे, वो एक शब्द को गलत तरीके से समझ गए परीक्षा में और उसके आधार पर 5-7 सवाल उन्होंने गलत कर दिए। वो चयन से केवल 4 नंबर से चूके। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है। 2 पेपर होंगे, 300 नंबर की परीक्षा होगी। पहली परीक्षा 5 सेगमेंट में बटी होगी और एक सेगमेंट एक बार में ही खुल सकता है। पहला सेगमेंट आपका रीजनिंग खुलेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि पहले रीजनिंग खुलेगा और हमको उसमें कितना मिनट देना है। ठीक है। फर्स्ट पेपर में हमें कितने मिनट देना है पहले से तय करके जाइए। उसमें 5 से 10 मिनट का फ्लक्चुएशन आएगा ही आएगा, ऊपर या नीचे, इतना तो होगा। लेकिन आपके पास एक अवधारणा होनी चाहिए पहले से कि भाई मैं 90 मिनट या 80 मिनट देने वाला हूँ। अगर आपकी हिंदी साहित्य अच्छा है, आपको लगता है कि कम समय में हासिल कर सकते हैं, तो आप 90 मिनट भी दे सकते हैं, यानी 1.5 घंटे भी दे सकते हैं 100 सवालों को, और बाकी 200 सवालों के लिए 90 मिनट रख सकते हैं क्योंकि वो आसान होते हैं। मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, मैंने रीजनिंग में 30 मिनट दिए, इस तरह कर से मैथ में मैंने 5-10 मिनट दिए, इस तरह से मैंने लगभग 85 मिनट में पहला पेपर अटेम्प्ट किया। केवल 70 सवाल अटेम्प्ट किए थे। अब मुझे थोड़ी सी हेडक हो गई क्योंकि मैं तय करके आया था 75 मिनट दूंगा, लग गए 85 मिनट और मेरे अनकॉन्शियस में है कि 200 सवाल अभी अटेम्प्ट करने बाकी हैं, उसमें कितना समय लग जाएगा। तो मैं बहुत हड़बड़ी में दूसरे पेपर के सारे सेक्शन सॉल्व करता गया। चूंकि वो आसान थे मेरे हिसाब से, तथ्यात्मक थे, तो मैंने उन्हें बहुत तेजी में सॉल्व कर लिया और मैं देख रहा हूँ कि आखिरी सेक्शन में मैं बैठा हूँ और मेरे पास 35 मिनट बचे हुए हैं। अच्छा।
ये मैं ज्यादा जल्दी कर गया। हाँ हाँ तो हाँ मेरे मन में घबराहट हुई, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में मैं कोई गलत तो नहीं कर पाया। तो टाइम और वो सबमिट भी हो चुका होता है तो हम आप पीछे नहीं जा सकते। हालांकि अनफॉर्चुनेटली या लकली वो मुझे उसका फायदा मिला, हाँ क्योंकि 35 मिनट मिल जाने से, चूंकि शिक्षा शास्त्र का मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, हाँ, तो 35 मिनट मिल जाने से मैंने बहुत आराम से उन सवालों को पढ़ा। जो 20 क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र के हाँ, आते हैं। और उसका लाभ ये मिला कि मैं 15 सवालों में से 11 सवाल मुझे सही हो गए। अरे वाह, अगर हो सकता है मुझे वहां केवल 10 मिनट मिलते तो मैं हो सकता है कि 4-5 सवाल अटेम्प्ट कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा शास्त्र के लिए 20 मिनट बचा के रखिएगा। एकदम। तो अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो पेपर फर्स्ट में लगभग 5 सब्जेक्ट, सेकंड में भी हिंदी पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है, पत्रकारिता पढ़ना है, शिक्षण पढ़ना है। तो एक विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो क्या एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को टच करें या फिर कैसे बांटे इसको, और रिवीजन कैसे करें? क्या हम नोट्स बनाएं या फिर हमारे रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। आप तैयारी की अगर बात करें तो आप हर सब्जेक्ट हर दिन नहीं पढ़ सकते, और वो थोड़ा ठीक भी नहीं होता है। आप कोई भी 2 हिस्से एक साथ पढ़ें। जैसे मान लीजिए अगर आप मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके साथ रीजनिंग करिए, इंटरलिंक है। ठीक है। अगर आप सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक बार उसको ठीक से कवर कर लीजिए। सामान्य हिंदी एक बार ठीक से हमने पढ़ ली, सिलेबस खत्म कर दिया, सारा व्याकरण पढ़ लिया, एक साथ सिर्फ हिंदी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा हिस्सा उठाइए। अगर बोर होते हो, मान लो हिंदी पढ़ पढ़ के बोर हो गए, तो कोई दूसरा, जैसे मैथ ले लीजिए, एक आपने आसान ले लिया हिंदी, एक थोड़ा सा ले लिया। 2 दिन फिर आप वही प्रैक्टिस करिए, जितने दिन में वो कवर हो जाता हो। मैथ रीजनिंग आप कोशिश करिए, एग्जाम के जितने पास उसका अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप अभी अभ्यास कर लेते हैं बहुत ज्यादा और फिर आप एग्जाम के टाइम नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें अभ्यास पर डिपेंड करती हैं। तो ये पेपर, आप पेपर से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैथ और रीजनिंग का अभ्यास अनिवार्य रूप से करिए। बाकी तथ्यात्मक सवाल आप पहले पढ़ सकते हैं। और रही बात अभ्यास करने की, तो नोट्स जरूर बनाइए। जैसे बनाते हो अपने तरीके से बनाइए। नोट्स बनाने की खासियत यह है कि आप जैसे ही कोई शब्द अपने पेन से लिखते हैं तो आपके दिमाग पे ज्यादा असर छोड़ता है। अच्छा। आपके खुद के लिखे हुए शब्द आपको ज्यादा याद रह पाते हैं। तो नोट्स बनाने चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिखने चाहिए। और इतने भी गहराई में नोट्स मत बनाइए कि एक लूसेंट आप खुद तैयार कर दें, संक्षेप ग्रंथ ना हो। हाँ, संक्षेप। नोट्स का मतलब नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक खुद दूसरी गोविंद पांडे तैयार कर दे रहे हैं। संक्षेप में रखिए, महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए और उसको रिवाइज करते चलिए, ताकि 2 दिन में आप रिवाइज कर सकें। इस पूरी तैयारी के दौरान यूट्यूब कितना कारगर है? मेरे लिए तो कारगर था, क्योंकि 2021 में परीक्षा हुई थी, लॉकडाउन का वो समय था। अगर आप याद करें तो अप्रैल में दूसरा लॉकडाउन लगा था। तो और मेरे पास बहुत सारी किताबें उपलब्ध नहीं थी, हालांकि उस समय किताबें मिलने लग गई थी। तो मैंने बहुत सारे सेगमेंट, जैसे मान लीजिए रीजनिंग का मैंने उदाहरण दिया, बहुत सारे रीजनिंग के सेगमेंट मैंने यूट्यूब से, अलग अलग चैनलों से, कोई एक चैनल नहीं, वो रक्त संबंध का मैं एक जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रीअरेंज का एक जगह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यूट्यूब बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आप उसका लिमिटेड इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबों में पहले से हैं। और आप ये कोशिश करिए, जो चीजें किताबों से समझ सकते हैं पहले उसको वहीं समझ लें, क्योंकि यूट्यूब एक डिस्ट्रैक्शन भी है। आप अगर हर चीज यूट्यूब से पढ़ना चाहेंगे तो आपका समय कई बार खराब होने की संभावना रहती है। जो सेगमेंट आपके किताबों से मुश्किल लग रहे हैं या किताबों से कवर नहीं हो रहे, केवल उनको यूट्यूब से पढ़िए। मैं ये आपको सलाह दूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, उनको कई बार असफलता की भी सामना करनी पड़ती है। फिर बच्चे सोचते हैं कि लगता है कि अब पेपर मुझसे क्लियर नहीं होता है, छोड़ देते हैं, कोई अन्य चीज शुरू करते हैं। तो उन निराश हताश बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं होती है, सतत होती है, और उसमें निराशा आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलता है। ये बात आप हर सफल कैंडिडेट और असफल के संदर्भ में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कल का असफल है वो आज का सफल है। आज का सफल है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैं अपनी बहन की शादी से जून में वापस लौटा था दिल्ली। जुलाई 3 को पेपर था, केवल 10 दिन मेरे पास थे। मैं भी ये मान चुका था कि इस बार केवल पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, चाहे अगली बार लेंगे। अच्छा। और उस 10 दिन में भी मैंने इस एक्टिविटी के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ मैं नहीं किया कि इस बार सिर्फ अटेम्प्ट करना है। उस 10 दिन में भी जो मेरा हिस्सा था, जैसे मैथ रीजनिंग, उसका मैं अभ्यास करके गया। जो मेरा मजबूत सेक्शन था उसको मैंने नहीं छेड़ा, उसमें समय नहीं था मेरे पास। तो आपको अगर पेपर अटेम्प्ट करना है तो पॉजिटिविटी के साथ जाइए। भले ही आपका कुछ हिस्सा छूट गया हो, भले ही आप कोर्स कवर ना कर पाए हो, पर उसके बावजूद आप चयन हो सकते हैं, उसके बावजूद आप पेपर में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पेपर का दिन आपका अपना दिन होता है।
बिल्कुल। बहुत तैयारी के बाद भी आप चयनित ना हो पाए, और आधी तैयारी के बाद भी आप चयनित हो जाए, तो बिल्कुल निराश ना हो। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इस अटेम्प्ट नहीं उस अटेम्प्ट में हो जाते हैं। हो सकता है आप DSSB में ना हो पाए, KVS में हो जाए, KVS में हो जाए, NVS में हो जाए, किसी और परीक्षा में हो जाए। बिल्कुल। लगातार तैयारी रखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने अगर ठीक से 6 महीने की तैयारी की और आपका किसी में चयन ना हो, और बाई चांस ना भी होता हो तो समय आपका है, आप हमेशा रास्ते खोल सकते हैं। और जिसका चयन नहीं होता है वो ज्यादा सिखाता है। बहुत सारे करियर के रास्ते हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, 50 तरीके से सीख सके। अगर आपको चीजें आती हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो उस परीक्षा के मोहताज आप नहीं है। सफलता के 50 तरीके हैं, कोई भी एक तरीका आप अपना के जीवन में आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, सार्थक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल निराश ना हो। तो साथियों, निराश नहीं होना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, पढ़ते रहना है। पढ़ने से सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो हमने लगभग सभी बिंदुओं पर लौ जी से बात की। लौ, बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड रही है और स्पेशल डिमांड रही है कि ये PGT की सैलरी कितनी है, क्या सैलरी में कितने रुपए मिलते हैं। बहुत मोटिवेशन का भी काम करता है बहुत सारे बच्चों को कि नहीं, हमें 70,000 के लिए पढ़ना है, 80,000 के लिए पढ़ना है। तो सैलरी के विषय में भी हमारे दर्शकों को नहीं, बिल्कुल हमारे भी जिज्ञासा रही है। जब हमारी ज्वाइनिंग होने वाली तो उससे पहले हमने खूब तलाशा था जी। और कई बार कॉन्क्रीट पता नहीं चल पाता है, तो मैं स्पष्ट बता देता हूँ। आप जानते हैं हमारे यहाँ ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड पे के हिसाब से सैलरी पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और दिल्ली सरकार में जी। तो PGT की जो ग्रेड पे है वो 4800 है। 8वां इसकी B कैटेगरी की नौकरी है ये, जैसे A होता है, B होता है, लेवल 8 में आता है, लेवल 8 में आता है। और 4800 ग्रेड पे पर आपकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपए है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको HRA, DA प्लस TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ये सब जोड़कर इस समय वर्तमान में एक PGT अगर नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी ग्रॉस सैलरी 85,000 रुपए है। 85,000, जिसमें अगर टैक्स कटता है और कुछ चीजें कटते NPS कटता है तो आपको 75,000 रुपए इन हैंड मिलती है, इन हैंड। और अगर आपका स्टेट बदल जाता है, जैसे आप KVS और NVS में जाएंगे तो वहां सैलरी थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन अगर DSSB में नौकरी है तो PGT की 75,000 रुपए आपके हाथ में है और एक हैंडसम सैलरी है और 6 से 7 घंटे का वर्किंग आवर है। एक सम्मानित नौकरी है। आप देश के भविष्य निर्माण करते हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप याद करिए कि बहुत सारे शिक्षक आज आपको याद होंगे जो आपके स्कूल में आपको पढ़ाए होंगे। तो आप भी ऐसे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं जो निम्न बैकग्राउंड से आते हैं, कमजोर हैं। आप उनके लिए बहुत कुछ भविष्य में करने वाले हैं। तो इसमें ना केवल एक अच्छी सैलरी है, कम घंटे हैं वर्किंग आवर, बल्कि आपके पास एक अवसर है देश में कुछ योगदान देने का, देश के निर्माण में योगदान देने का और एक सार्थक जीवन जीने का जी। हर तरीके से आकर्षक नौकरी। तो लगभग हमने सभी बिंदुओं पर बातचीत की। सैलरी से लेके पढ़ने के तरीके तक हम लोगों ने लौ जी से जाना। एक व्यक्तिगत सवाल मैं ये पूछूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी आप PGT हिंदी पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं, तो क्या ये यात्रा की शुरुआत है या फिर शिक्षा के जगत में ही रह के आप कुछ अन्य करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा में ही कमाल करना चाहते हैं? मैं शिक्षा मेरा पसंदीदा शिक्षण पसंदीदा है, अध्यापन मैं करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। पर ये पड़ाव है, आखिरी मंजिल नहीं है। शिक्षण के जो और तरीके हैं और माध्यम हैं, जैसे कॉलेज में जाके शिक्षण करना लेक्चरार के रूप में या और किसी जगह माध्यम से शिक्षण करना, ये मेरा अपना लक्ष्य है। तो ये एक पड़ाव है। आगे मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ भी देखता हूँ, तो प्रतियोगी परीक्षा जिसमें सिविल या PCS वगैरह है, वो मेरी रुचि रही है एक समय से। पर अभी मैं मानता हूँ कि शिक्षण मेरे लिए एक पसंदीदा चीज है। तो मैं स्कूल में रहूं चाहे कॉलेज में रहूं, अध्यापन मेरा प्रिय है और इसी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। और लगभग हमने सभी बिंदुओं पर बातचीत कर ली है। अंत में आप हमारे दर्शकों को, जो तमाम विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, एक समरी के रूप में कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए ये एक छोटी परीक्षा है पर बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है आपके जीवन के लिए। इसको बहुत मन से तैयारी करिए। अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं तो ये मत कहिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। हर किसी से आप ये कह रहे हैं कि तैयारी कर रहा हूँ, पर असल में आप बैठ ही नहीं रहे टेबल पर। सिलेबस देखिए, पुराने पेपर देखिए और 3 से 4 महीने की तैयारी बहुत सफिशिएंट है। ईमानदारी से करेंगे, रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। अगर नहीं भी होता है तो यहाँ नहीं, कहीं और होगा। बहुत धूमधाम से तैयारी करिए।
इस पेपर की भी करिए और आगे भी करिए, और नहीं भी तैयारी करते हैं, जो भी करते हैं, जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन सार्थक रहेगा। तो हमने पूरी कहानी सुनी, लौ जी की जो तैयारी के दौरान की कहानी, सफलता की कहानी, इन सब चीजों के बारे में बातचीत की। कोई ये चीज बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। लौ ने भी ऐसी ही अपनी कहानी लिखी है। लौ के बारे में यही कहूंगा कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो प्रण से भागे होंगे। तो एक संकल्प रखकर, एक प्रण लेकर लौ ने अपनी तैयारी की, तमाम शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया भी, जेएनयू में पीएचडी में दाखिला भी लिया। इन तमाम सफलता के बाद आज एक अच्छे पद पर चयनित है। हमें समय देने के लिए, हमारे साथियों के बीच आने के लिए लौ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम आज का साक्षात्कार समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, पढ़ाई पाठशाला टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे चुना, आमंत्रित किया, मैं कुछ बातें साझा कर सकूं और मुझे लगता है कुछ उपयोगी होगा। बहुत बहुत तो इसके हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया। आगे भी हम आपसे समय लेते रहेंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहें, पढ़ाई पाठशाला के चैनल से जुड़े रहें। ये साक्षात्कार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।